आप सभी का स्वागत है ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप मौर्य। साथियों, आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी साइंस के कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर उन वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है बल तथा गति के नियम पर है, और इससे पहले इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दी गई है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। आइए क्विक रिवीजन करते हैं, इसके बाद फिर इसके उदाहरण के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विराम का जड़त्व। साथियों, वस्तु का वह गुण जिस कारण अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, विराम का जड़त्व क्या कहता है? तो मैंने बताया था जड़त्व का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तन से है। अपरिवर्तन का मतलब ये किसी परिवर्तन का विरोध करता है, यानी अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या हो जाएगा? वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और यहीं पर गति का जड़त्व की बात करें तो वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यहीं पर साथियों बात करते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है? वह वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है इसके उदाहरण के ऊपर है। साथियों, यहाँ से हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो पहला जो हमारा आज का उदाहरण है विराम का जड़त्व। साथियों, विराम का जड़त्व क्या है? ध्यान दीजिएगा। पहला उदाहरण, पहला एग्जाम्पल क्या है? बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन मेरे भाई विराम का जड़त्व है। क्या है? विराम का जड़त्व है। पहले तो आपको सीधा सीधा ये आपका सेंटेंस दिया रहेगा और इसमें पूछा जाएगा आपसे कि ये किस कारण हो रहा है। तो ये कारण क्या है मेरे भाई? विराम का जड़त्व। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्यों गिर जाते हैं, रीजन समझते हैं। साथियों, जैसे मान लो मेरे भाई ये क्या है, आपकी एक बस है। तो बस पे क्या लगी होती है? सीट लगी होती है, और सीट पर व्यक्ति बैठा हुआ होता है। तो साथियों, व्यक्ति का जो पैर होगा वो किसके संपर्क में होगा? बस के संपर्क में होगा। और जो ऊपरी धड़ है साथियों, वो कहाँ होगा? सीट के ऊपर होगी। तो आप सभी को पता है कि ये सीट भी किसके संपर्क में होगी? बस के संपर्क में होगी। और ऊपरी धड़ जो है हम लोगों का कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ होगा, चेयर से ऊपर की तरफ होगा। यानी पैर का संपर्क कहाँ से होगा? तो बस से होगा। और चेयर का संपर्क कहाँ होगा? तो बस से ही होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही बस चलती है, बस के चलने पर जो हमारे पैर होते हैं बस के संपर्क में होते हैं। बस के अचानक चल देने पर पैर अचानक से गति की अवस्था में आ जाते हैं, जबकि हमारा जो ऊपरी सिरा है वो विराम की अवस्था में ही रहता है। किस अवस्था में रहता है? विराम की अवस्था में रहता है। आप ही बताओ मेरे भाई, अगर पैर गति की अवस्था में आ जाएंगे, ऊपरी शरीर आपकी विरामावस्था में है, तो आपको क्या लगेगा? झटका लग जाएगा मेरे भाई। क्योंकि विराम का जड़त्व अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। क्योंकि पहले व्यक्ति किस अवस्था में था? विरामावस्था में था। बस गति की अवस्था में आई, पैर किसके संपर्क में थे? बस के संपर्क में थे। और जैसे ही पैर बस के संपर्क में होंगे, तो जैसे बस चलेगी पैर भी कहीं ना कहीं, पैर पर भी मोशन आएगा, गति में आएंगे। और ऊपरी शरीर क्या होगी साथियों? विरामावस्था में बने रहेगी। तो पैर जब आगे की ओर जाएंगे तो ये शरीर कहाँ की ओर जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। कारण, क्योंकि ये जो ऊपरी सिरा है उसी पोजीशन में बनी रहना चाहती है, और ये पैर आगे आ जाएंगे। जैसे पैर आएंगे तो सीधी सी बात, आप पीछे की ओर कहीं ना कहीं गिर पड़ोगे। ये कारण होता है साथियों। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? खिड़की के शीशे से बंदूक की गोली टकराने पर शीशे में एक छोटा गोल छेद बनता है, परंतु पत्थर टकराने से शीशा चटक जाता है। आइए इसको हम अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये शीशा है और यहाँ से हमने बंदूक से कोई गोली मारी, तो साथियों ये गोली का वेग क्या होगा? अधिक होगा, और गोली का कहीं ना कहीं क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा।
किसके किसके सापेक्ष मेरे भाई? पत्थर के सापेक्ष। क्योंकि मेरे भाई पत्थर का जो वेग होता है ना, पत्थर का जो वेग होता, एक बार फिर से हम आपको चीज़ों को समझा देते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई ये क्या है? कोई खिड़की है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या है? कोई खिड़की है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कोई खिड़की है। अब यहाँ से हमने क्या चलाया मेरे भाई? गोली चलाई। तो आपको पता है गोली का वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में? पत्थर के कंपेयर में। साथियों अगर यहाँ पर देखें और गोली का क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। किसके सापेक्ष? पत्थर के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्योंकि कांच के संपर्क में गोली कम समय के लिए ठहरेगी और वेग अधिक होने की वजह से ये गोल छेद करके आगे निकल जाती है। अगर हम लोग मान लो ये खिड़की है, यहाँ पर पत्थर फेंक के मारें तो पत्थर का वेग क्या होगा? कुछ कम होगा और पत्थर का क्षेत्रफल अधिक होता है, क्योंकि जैसे ही पत्थर मारेंगे तो ये खिड़की का अधिक क्षेत्रफल घेरेगा और वेग भी कम है। और क्योंकि ये अधिक क्षेत्र में फोर्स लगाएगा, अधिक क्षेत्र में फोर्स लगाएगा तो शीशा क्या हो जाएगा साथियों? चटक जाएगा, क्योंकि वेग भी कम है और पत्थर का क्षेत्रफल कम है। क्योंकि खिड़की का जो ये कांच है ना, कांच है या शीशा है, उस पर कहीं ना कहीं ये क्षेत्र अधिक क्षेत्रफल पर बल लगाएगा और जो गोली थी वो कम क्षेत्रफल पर बल लगा रही थी, जिस कारण से गोली भेद के तो निकल गई लेकिन पत्थर की वजह से शीशा चटक जाता है। अब कंबल का एग्जाम्पल साथियों हम लोग और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग क्यों हो जाते हैं? रीजन समझिएगा मेरे भाई। जैसे कंबल होता है, जैसे मेरे भाई कंबल होता है, इसको हाथ से आपने पकड़ा और इसको डंडे से पीटना स्टार्ट कर दिया, तो आप ये बताइए कि इसके अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे धूल के कण होंगे। सीधी सी बात है, छोटे छोटे धूल के कण होंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स का मतलब बाह्य बल लगाएंगे, डंडे से इसको पीटेंगे तो ये जो कंबल है किस अवस्था में आ जाएगा? गति की अवस्था में। लेकिन इसके अंदर जो धूल के कण होते हैं वो किस अवस्था में बने रहना चाहते हैं? विराम अवस्था में, क्योंकि वो अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाना चाहते हैं। अगर अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाएंगे तो कंबल गति की अवस्था में, वो धूल के कण वही जगह पे रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब धूल से कहीं ना कहीं ये अलग हो जाएगा कंबल, और धूल वहीं पे रहना चाहती है, जिस वजह से कंबल से धूल क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फिर से एक बार हम चीज़ों को और अच्छे ढंग से क्लियर कराने का प्रयास करते हैं साथियों। जैसे ये कोई कंबल है, अगर ये कंबल है तो हमने इसको क्या किया मेरे भाई? किसी डंडे से इसको पीटा तो कंबल किस अवस्था में आ गया? गति की अवस्था में आ गया। लेकिन धूल के कण किस अवस्था में बने रहना चाहते हैं? विराम की अवस्था में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही कंबल हम लोगों ने कंबल को डंडे से पीटा तो कंबल गति की अवस्था में आ गया, यानी धूल से कहीं ना कहीं वो अलग चले जाएंगे, क्योंकि विराम के जड़त्व के कारण धूल के कण वहीं पे रहना चाहते हैं। कंबल गति की अवस्था में आ गया तो धूल के कण वहीं रहेंगे, तो वो क्या होंगे मेरे भाई? कंबल से अलग हो जाते हैं। ये रीजन है मेरे भाई। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, ये किस नियम पर आधारित होता है? तो आप सभी को बताना है विराम के जड़त्व के नियम पर आधारित है, या विराम के गति का उदाहरण है, ऐसा आप चीज़ों को कह सकते हो। अब यहीं पर बात करते हैं साथियों, गति के जड़त्व के उदाहरण के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलती हुई बस अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कारण क्या है मेरे भाई? आगे झुकने का कारण क्या है? क्योंकि चलती हुई बस अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बस गति कर रही होगी, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर बस गति कर रही होगी तो बस के साथ साथ यात्री भी कहीं ना कहीं किसके संपर्क में होंगे? बस के संपर्क में होंगे। पिछले बार हम लोगों ने बस का एग्जाम्पल पढ़ा था, लेकिन बस तब रुकी हुई थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब बस रुकी हुई होती है, अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है, और इसमें किस ओर झुक रहा है? आगे की ओर। इस एग्जाम्पल में उस एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत फ़र्क है मेरे भाई, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या था? पीछे की ओर झुक रहे थे, इसमें आगे की ओर झुक रहे हैं। तो इसको और अच्छे ढंग से हम चीज़ों को समझाते हैं। जैसे मान लो ये बस है,
बस एक समान गति से चल रही है। तो आप सभी को पता है बस के साथ साथ जो सीट लगी हुई होती है वो किसके संपर्क में होगी, बस के संपर्क में होगी। और बस से ही हमारे क्या होंगे, पैर भी होंगे, पैर भी बस से लगे हुए होंगे, सटे हुए होंगे। तो अगर ये बस गतिमान अवस्था में है तो साथियों कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी उस हिसाब से गति की अवस्था में आ चुका होगा। अगर गति की अवस्था में होगा तो साथियों जैसे जैसे बस आगे जा रही है उसी हिसाब से हमारा शरीर पूरा बैलेंस होता है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रेक लगाएंगे तो अब क्या होगा, अचानक से जो आपकी बस है वो विरामावस्था में आएगी और शरीर तो भाई साहब गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है। बात समझी कि नहीं, बस अचानक से विरामावस्था में आ जाती है और जो हमारा शरीर है वो गति की अवस्था में बनी रहना चाहती है, जिस वजह से हमें आगे की ओर झुकना पड़ जाता है साथियों। तो ये चीज़ साथियों किसका एग्जाम्पल होगा, तो गति के उदाहरण, गति के जड़त्व का उदाहरण होगा साथियों। अब बात करते हैं दिशा के जड़त्व के उदाहरण के बारे में। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इनको ध्यान पूर्वक आपको चीज़ों को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, तेज गति से चलती बस किसी वक्राकार मोड़ पर मुड़ती है तो यात्री मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है, दिशा का जड़त्व है। क्यों है मेरे भाई, जैसे आपने देखा होगा ये कोई सड़क है, अगर ये कोई सड़क है साथियों, सड़क पर हम लोग जा रहे होते हैं, अचानक से यहाँ मुड़ना होता है तो देखा होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग अचानक से क्या है साइकिल को मोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग इस मोड़ पर अपने आप को केंद्र की ओर झुका लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से अचानक हमारी दिशा क्या हुई, परिवर्तित हुई। इसी वजह से यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, दिशा के जड़त्व का उदाहरण बन जाता है साथियों, क्योंकि ये दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहा था। क्योंकि अगर सीधी सड़क होगी तो पहले एक सीधी दिशा में ये गति कर रहा होगा, अचानक से साथियों दिशा में चेंज आया जिस वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं केंद्र की ओर झुका लेता है। ये भी एक मेन रीजन है साथियों। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, दिशा के जड़त्व का एग्जाम्पल होगा। अब बात करते हैं साथी, गाड़ी के टायर के संपर्क में कीचड़ के कणों से बचने के लिए मड गार्ड लगाए जाते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है, दिशा के जड़त्व का ही एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अब यहीं पर बात करते हैं साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, या इसको स्टार लगा करके चीज़ों को याद करिएगा और बहुत अच्छे ढंग से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। ये चीज़ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा साथी। न्यूटन के गति विषयक नियम, जी हाँ, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इस नियम को प्रतिपादित किया था, जिस वजह से इन्हें क्या कहा गया था, भौतिक विज्ञान का पिता कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के गति विषयक नियम का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो प्रिंसिपिया पुस्तक में मिलता है। प्रिंसिपिया के लेखक कौन थे, तो साथियों न्यूटन ही थे। आइए जानते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम को। तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम होते हैं साथियों। बारी बारी से इन नियमों को हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, सर आइजक न्यूटन ने गैलीलियो के बाद वस्तुओं के गति के विषय में अध्ययन कर 1686 ईस्वी में 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। कितने नियम बनाए थे, 3 नियम बनाए थे। कौन कौन से नियम, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। ये तीनों नियम किसके थे मेरे भाई, तो ये न्यूटन के ही नियम थे। तो गति के नियम को कैसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। गति का प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। क्या लगाया जाए मेरे भाई, बाह्य बल लगाया जाए। ध्यान से समझिएगा, गति का प्रथम नियम क्या है, कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब
उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। तो इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। साथियों, जो ये गति का प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको किस नाम से जानते हैं तो इसे जड़त्व का नियम तथा गैलीलियो के नियम से भी हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये नियम है न्यूटन ने किस पुस्तक में दिया था तो प्रिंस प्रिया नामक पुस्तक में इन नियमों का उल्लेख किया था। भैया आपको एक और क्वेश्चन बताना है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन हैं तो न्यूटन साहब हैं। ये बात को भी आपको बार बार याद दिला रहे हैं, याद रखना मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं हम लोग, इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये कोई पेड़ है और ये क्या है, पेड़ की कोई टहनी है। अगर इस पर कोई फल मान लो ये लगा हुआ है, तो अगर हम लोग पेड़ पर चढ़ें और चढ़ने के बाद इस डाली को हिलाएं तो साथियों डाली किस अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में, गति की अवस्था में। लेकिन जो पेड़ का फल है ना साथियों, वो पहले किस अवस्था में था तो विरामावस्था में था। किस अवस्था में था, विरामावस्था में। यानी जैसे ही हम लोगों ने बाह्य बल कहाँ लगाया, पेड़ के डाली के ऊपर लगाया तो डाली गति की अवस्था में आ गई और ये जो फल चाहता है ना, जिस अवस्था में था उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। यानी पहले ये विरामावस्था में था तो अब भी ये चाहेगा कि हम विरामावस्था में ही बने रहेंगे। तो साथियों, जैसे ही हम लोग डाली को जोर जोर से हिलाना स्टार्ट करते हैं तो डाली किस अवस्था में आ जाती है, गति की अवस्था में। लेकिन पेड़ का फल कहीं ना कहीं विरामावस्था में बना रहना चाहता है। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, झटका लगेगा और ये झटके की वजह से साथियों ये डाली से अलग होकर के नीचे गिर पड़ता है। ये मेन रीजन है मेरे भाई। तो पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे क्यों गिर जाते हैं तो ये जड़त्व के नियम के कारण साथियों नीचे गिर जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब यहीं पर बात करते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma। m क्या है, द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं भैया, बल कहते हैं। और यहीं पर एक दूसरा भी एग्जाम्पल है, न्यूटन के गति विषयक नियम का एक दूसरा भी उदाहरण, दूसरा डिफिनीशन भी है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है यानी इसका परिभाषा क्या है तो वो भी हम आपको लगे हाथ बता ही देते हैं। साथियों, दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा, जो बाह्य बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये भी इसी का साथियों क्या है, एक दूसरी परिभाषा है। अगर यहीं पर बात करें तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, F बराबर ma। तो F का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। अगर F बराबर ma की बात करें तो यहाँ पर m क्या है, आपका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बल का जो मात्रक बनेगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होगा मेरे भाई, मात्रक होगा। आइए एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। जैसे ही क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर कर लेता है जिससे गेंद का वेग कम हो जाता है और खिलाड़ी को चोट नहीं लगती। आइए इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करके चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है, जैसे कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो कैच जैसे ही पकड़ता है वो क्या करता है, झटके से अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। साथियों, जैसे ही खिलाड़ी कैच को पकड़ेगा तो कैच के साथ साथ अपने हाथ को पीछे कर लेता है। क्यों, क्योंकि साथियों आपको पता है गेंद
किस अवस्था में होगी, गति की अवस्था में होगी, हाथ भी उसी हिसाब से वो गति की अवस्था में लाने का प्रयास करता है, क्योंकि इसका संवेग क्या होगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ होगा। तो इसके संवेग को कम करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसके संवेग को कम करने के लिए खिलाड़ी क्या करता है, पीछे की ओर हाथ कर लेता है, क्योंकि गेंद के साथ साथ जैसे गेंद टकराए, क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ पॉइंट पर क्या होगा, संवेग ज़्यादा होगा, जैसे जैसे वो पीछे हाथ ले जाएगा तो गेंद कहीं ना कहीं हथेली के संपर्क में आएगी। स्टार्टिंग में इसका संपर्क ज़्यादा होगा तो चोट लगने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो इसी वजह से जैसे ही गेंद आती है तो कैच लेने के लिए तो उसको क्या करता है, पीछे की ओर लेता जाता है, जिससे कि इसका संवेग कम हो सके। आई होप कि अब चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं गति का तृतीय नियम की। तो गति का तीसरा नियम क्या है, जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसे हम लोग क्रिया या प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के उदाहरण देख लेते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण क्या है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक द्वारा गोली पर लगे बल से गोली आगे की ओर जाती है और प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। तो आपने देखा होगा जैसे ही कोई बंदूक चलाता है मेरे भाई, तो किसी न किसी वेग से क्या होंगे मेरे भाई, गोली आगे जाएगी। जितने वेग से गोली आगे जाती है उतनी वेग से बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और यहीं पर दूसरा नियम क्या है मेरे भाई, कुएं से जल खींचते समय रस्सी टूटने पर रस्सी खींचने वाला पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है मेरे भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का। और एक फेमस उदाहरण और बताता हूँ, नाव वाला साथियों। जैसे नदी के किनारे कोई नाव है साथियों, जैसे ही इस नाव से आगे की ओर कोई आदमी कूदता है तो नाव पर पीछे की ओर बल लगता है, जिस वजह से नाव पीछे की ओर चली जाती है। यानी कहने का मतलब जितने वेग से आदमी आगे की ओर कूदेगा, और ये इसका संपर्क कहाँ से होगा साथियों, जो आदमी का पैर होगा उसका संपर्क नाव से होगा, और नाव के संपर्क के होने की वजह से जितने वेग से ये आगे जाएगा उतने वेग से ये पीछे की ओर बल लगाएगा। तो यहाँ पर कौन सा नियम हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सारे नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग पढ़िएगा और अच्छे ढंग से करिएगा मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं साथियों सफलता बैच की। साथियों आप सभी को पता है जूनियर असिस्टेंट 2022 जिसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, तो ज्ञान RBL यूट्यूब पर सफलता बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी फ़ीस अब 249 रुपये है। साथियों अगर अभी तक आप लोगों ने इस बैच को नहीं खरीदा है तो जाकर के तुरंत खरीद लें, क्योंकि मेरे भाई अब आपके परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है। और आप सभी को पता है मेरे भाई कि यहाँ पर जो संदीप सर हैं, संदीप सर ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं और संजीव सर भी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे ढंग से गाइड करेंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कम कंटेंट में आपका कहीं ना कहीं एग्ज़ाम निकालने की बात कर रहे होंगे साथियों, यानी कम कंटेंट यानी सॉलिड कंटेंट के साथ आपके एग्ज़ाम को ये क्रैक करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। यहीं पर बात करें साथियों, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है। जी हाँ, टेस्ट सीरीज UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2023 को देखते हुए लॉन्च कर दिया गया। साथियों आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट भी आ गई हैं। अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपकी स्पीड भी क्या होगी, थोड़ी बहुत क्या होगी, इम्प्रूव होगी, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे ढंग से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो आप लोगों को अगर ये लेना है तो अभी कॉम्बो ऑफ़र चल रहा है मेरे भाई, जिसकी फ़ीस मात्र कितनी रखी गई है, 399 रुपये रखी गई है। अगर आप लोगों को ये बैच लेना है तो अभी ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड करें और ये बैच खरीद लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।